students, I am your teacher for this lecture. Welcome to the MCQs discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of plant growth and development. So let's start the questions. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, आइडेंटिफाई द ए बी एंड सी डी इन द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो जो डायग्राम आपके पास है दैट इज बेसिकली द डायग्राम आफ्टर द सीड जर्मिनेशन. सो व्हेन यू लुक एट द डायग्राम, सबसे पहले आप लोगों के पास जो ए पार्ट है दिस इज द पार्ट विच इज जस्ट बिलो द ग्राउंड लेवल, clear, and B part is that which is above the ground level. So when you look at the A part which is below the ground level, and that is forming actually the root system furthers. Now this part must be the hypocotyle. Hypo means नीचे, कोटाइल मीन्स कॉटिलिडन. कॉटिलिडन्स के नीचे वाला जो पार्ट है जो ज़मीन के नीचे है दैट इज बेसिकली नोन एज द हाइपोकोटाइल. सो व्हेन यू लुक एट द ऑप्शन, तो ऑप्शन में बेटा अगर आप ए ऑप्शन देखो तो ए में ए को लेबल किया है हाइपोकोटाइल, बी में आपके पास है एपिकोटाइल. तो एपिकोटाइल इज नॉट द ऑप्शन, ठीक है, तो ये तो निकल गया यहाँ से. देन सी में अगेन ए एपिकोटाइल है जो कि गलत है. देन डी में आप लोगों के पास ए में हाइपोकोटाइल है, तो मतलब आपके पास ऑप्शन बचा ए एंड डी. अब अगर आप इन दोनों ऑप्शन में बी पार्ट को देखो तो बी जो है वो बेसिकली आपके पास ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन. नाउ दिस पोर्शन इज अ ग्रीन कलर इन स्ट्रक्चर एंड इट इज नोन एज अ कॉटिलिडन. Clear, it is a cotyledon. Then when you talk about the C, तो C is like a coating जो बाहर की तरफ आपको नजर आ रही है. This part is basically known as a seed coat. And when you talk about the D, तो D is a banded structure जो थोड़ा सा बेंड हुआ पड़ा है यहाँ पर, इसको एपिकोटाइल हुक बोला जाता है. तो अकॉर्डिंग टू द लेबल पार्ट जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है उसमें ए हाइपोकोटाइल है, बी आपके पास आता है कॉटिलिडन, सी हमारे पास है सीड कोट और डी हमारे पास है एपिकोटाइल हुक. क्लियर. तो करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. इट इज़ नॉट द डी ऑप्शन, क्योंकि डी में बेटा बी को लेबल करा है सीड कोट. बी इज नॉट द सीड कोट, बी इज एक्चुअली द कॉटिलिडन, सी इज द सीड कोट. क्लियर. तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन. सेकेंड आता है प्लांट ग्रोथ इज यूनिक. प्लांट में जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो यूनिक है, किस वजह से? तो फर्स्ट ऑप्शन आता है प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर द अनलिमिटेड ग्रोथ. क्लियर. अब अनलिमिटेड ग्रोथ तो प्लांट में होती है क्योंकि बेटा प्लांट में जो टाइप ऑफ टिश्यू हमें मिलता है दैट इज नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स which continuously undergo the division to form the large number of the cell. That is why we can say कि plant जो है वो growth show करते हैं throughout their life which is not present in case of animals. तो अगर plant में growth unique है तो किस वजह से है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, because they retain the capacity for the unlimited growth. अगर आप बी ऑप्शन देखो तो बी में लिखा है कि प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर द लिमिटेड ग्रोथ. लिमिटेड ग्रोथ नहीं होती है प्लांट में बिकॉज दे कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. थर्ड आपके पास है प्लांट हैव द डिफ्यूज्ड ग्रोथ दैट डिफर फ्रॉम द एनिमल. दे डू नॉट हैव द डिफ्यूज्ड ग्रोथ, बेसिकली दे हैव द कंटिन्यूअस ग्रोथ. एंड डी ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ द अबव, जो डेफिनेटली आपके पास गलत है. तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जितने भी सेल हमारे पास हैं दे कंटिन्यूअसली अंडरगो द डिवीजन टू फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ द न्यू सेल. दैट इज वाई प्लांट कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ एज कंपेयर टू एनिमल. सो दे हैव द अनलिमिटेड ग्रोथ. तो सेकंड का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? ए ऑप्शन. थर्ड हमारे पास है द सेल प्रॉक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप टू द मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेस ऑफ व्हाट. अब यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे रूट टिप की बात करी जाती है तो दिस इज बेसिकली द पोर्शन विच इज नोन एज द रूट टिप. क्लियर. इसमें डिफरेंट पार्ट्स आप लोगों को नजर आते हैं. तो पार्ट हमने देखना है जस्ट proximal और you can say away from the tip to the meristematic zone. तो उस पार्ट को बेटा यहाँ पर नाम दिया जाता है zone of maturation. That part is basically known as what? Zone of maturation. तो zone of maturation is that part where the cell are said to be the matured. They are not undergoing division but they are said to be matured. Because when you talk about the A option तो उसमें division लिखा है, division वाले नहीं है, elongation भी नहीं है, differentiation भी नहीं है, तो उस जोन को नाम दिया जाता है जोन ऑफ मैचुरेशन. तो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन.
नंबर 4 हमारे पास है अरिथमेटिक ग्रोथ इज लीनियर। जो अरिथमेटिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो लीनियर है, इसका रीजन बताना है हमने। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है कि वन डॉटर सेल रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक एंड द अदर डिफरेंशिएट एंड द मैच्योर। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि ये हमारे पास एक पेरेंट सेल है, क्लियर। नाउ दिस पेरेंट सेल इज अंडरगोइंग द डिवीजन। तो जब ये पेरेंट सेल डिवाइड करेगा तो ये सपोज करो यहाँ पर दो डॉटर्स बनाता है, तो ये दो डॉटर सेल आपके पास बने हैं यहाँ पर। अब इन दोनों डॉटर सेल ने आगे जाके क्या करना है, दोनों में से जो एक डॉटर सेल है दैट रिमेन्स टू बी मेरिस्टेमेटिक, की ज़रूरत पड़ने पर वो बाद में डिवाइड कर जाएगा, और दूसरा सेल जो है वो आगे जाके बेटा डिफरेंशिएट हो जाता है, मतलब इट इज परफॉर्मिंग सम पर्टिकुलर फंक्शन एंड इट इज सेड टू बी द मैच्योर सेल। सो वन सेल रिटेन द कैपेसिटी टू अंडरगो द डिवीजन एंड वन सेल अंडरगो द डिफरेंशिएशन। तो ऐसे टाइप की अगर आपको ग्रोथ देखने को मिलती है तो उसको अरिथमेटिक ग्रोथ बोला जाता है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड द अरिथमेटिक ग्रोथ, जिसमें एक डॉटर सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा, दूसरा जो है वो मेरिस्टेमेटिक रहेगा, किसी भी टाइम इट कैन अंडरगो डिवीजन। तो अगर मैं यहाँ पर बी ऑप्शन देखूं तो बी में लिखा है बोथ द डॉटर सेल्स रिमेन मेरिस्टेमेटिक। दैट इज नॉट पॉसिबल, दोनों मेरिस्टेमेटिक नहीं रहेंगे, एक रहेगा दूसरा कंटिन्यूअसली डिवाइड करके डिफरेंशिएट कर जाता है। बोथ द डॉटर सेल्स गेट मैच्योर्ड, ये भी पॉसिबल नहीं है, दोनों मैच्योर नहीं होंगे। ऑल ऑफ द अबव आप दे नहीं सकते, बिकॉज वन सेल become meristematic cell and the second undergo differentiation or you can say maturation to perform a specific function. तो फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन, क्लियर। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन, इन द एक्सप्रेशन एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। तो एल टी, एल नॉट और आर यहाँ पर आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज गिवन फॉर द अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द अरिथमेटिक ग्रोथ रेट तो यहाँ पर सबसे पहले जो एल टी हमारे पास है, क्लियर, एल टी इज बेसिकली द लेंथ एट अ गिवन टाइम टी, then L naught means length at a time given 0, then RT is basically the elongation rate which is given per unit time। और अगर आप C ऑप्शन यहाँ पे चेक करो, again you have the length at a given time t, then length at a time 0 and then third आपके पास है growth rate जो definitely elongation को represent करता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन, क्योंकि B और C दोनों करेक्ट हैं। अगर आप ए ऑप्शन में देखो तो ए में जो ये पॉइंट आपको दिया है लेंथ एट अ टाइम 0 और जो सेकंड है लेंथ एट अ टाइम टी, ये दोनों बेटा इनकरेक्ट हैं, क्लियर, करेक्टली लेबल नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द बी एंड द सी ऑप्शन। ऑब्वियसली द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 इज द डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ फ्रॉम द बिगनिंग टू द लास्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्रोथ फेज एंड देयर अकरेंस आर। फर्स्ट फेज आपको दिया है यहाँ पर लैग फेज, सेकंड आपको दिया है स्टेशनरी फेज और थर्ड हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल फेज। तो अगर आप इन तीनों फेजेस को ध्यान से देखो तो ग्रोथ रेट में, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज दैट इज कॉल्ड द लैग, फिर एकदम से एक शार्प इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा विच इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद इट बिकम कांस्टेंट दैट इज नोन एज अ स्टेशनरी फेज। तो सबसे पहले अगर लैग आता है तो लैग में उसके बाद हमें दिखता है एक्सपोनेंशियल एंड देन वी हैव द स्टेशनरी विच इज नोन एज द कांस्टेंट फेज। ये हमें दिखता है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट में। तो सीक्वेंस अगर हम यहाँ पर देखें तो सीक्वेंस में सबसे पहले आता है हमारे पास फर्स्ट, then we have the third which is exponential and then we have the second which is called stationary phase। तो उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 में दैट विल बी द बी ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड। अगर आप ए ऑप्शन देखो तो ए में फर्स्ट के बाद सेकंड है, लैग के बाद एक्सपोनेंशियल आता है, स्टेशनरी नहीं आएगा, स्टेशनरी मीन्स कांस्टेंट, वो सबसे लास्ट में होता है। थर्ड आप ऑप्शन की बात करो तो उन्होंने एक्सपोनेंशियल पहले कर दिया है, लैग को सबसे लास्ट में रखा है जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है, और डी में भी वही सेम चीज़ है। तो करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपके पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है डेवलपिंग एम्ब्रियो इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब हमारे पास होता है
आर्टिफिशियल कंडीशन यू कैन से, जो कि एक तरीके की मैन मेड कंडीशंस हैं, क्लियर। और पर्टिकुलर अगर बात करें तो जो लैब में कंडीशंस मेंटेन करी जाती हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, पीएच एंड लाइट कंडीशन, दोज आर बेसिकली कॉल्ड द इन विट्रो कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन यू कैन से। तो इन विट्रो कंडीशन में डेवलपिंग एम्ब्रियो आपको क्या शो करेगा, विच काइंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज शोन बाय द एम्ब्रियो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम डेवलपिंग एम्ब्रियो की बात करें इन विट्रो में, तो वो हमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी शो करता है एंड इट ऑल्सो शो द अरिथमेटिक ग्रोथ ऑल्सो। तो करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। बट याद रहे जो केस है बेटा वो इन विट्रो है, इट इज नॉट इन वीवो, इट इज इन विट्रो। क्वेश्चन नंबर 8 है टिपिकल ग्रोथ कर्व इन केस ऑफ द प्लांट इज, और ये क्वेश्चन आपका नीट 2016 में आ चुका है। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है सिग्मॉइड, सेकंड आपके पास है लीनियर, थर्ड आता है स्टेयर स्टेप शेप और डी आपके पास आता है पैराबोलिक। तो अगर इन चारों ऑप्शंस को यहाँ पे हम कंपेयर करें तो जो टिपिकल ग्रोथ कर्व हमें देखने को मिलती है प्लांट के केस में वो हमारे पास आती है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड का मतलब होता है एस शेप। तो लाइक जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इस तरीके की कर्व आप लोगों को देखने को मिलती है, क्लियर। पहले स्लाइट इंक्रीज होगा और फिर एकदम से आपको शार्प इंक्रीज देखने को मिलता है और उसके बाद इट बिकम कांस्टेंट हो जाता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द स्टेशनरी फेज। तो शेप जो होती है वो एस शेप आएगी आपके पास, या फिर आप इसको बोल सकते हो सिग्मॉइड शेप। तो टिपिकल ग्रोथ कर्व की अगर हम बात करें प्लांट के केस में तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, ए ऑप्शन। 9th नंबर क्वेश्चन हमारे पास है अमंग द फॉलोइंग ग्राफ विच शोज द अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व। अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व के लिए कौन सा ग्राफ है जो आप देते हो यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखो तो उसमें आपके पास है ए एंड बी ऑप्शन, क्लियर। ए आपके पास है टाइम देन ग्रोथ, और बी में अगर आप देखो तो अगेन आपको ग्राफ दिया है यहाँ पर, सी में भी आपको ग्राफ गिवन है अगेंस्ट द टाइम एंड ग्रोथ। तो 9 नंबर क्वेश्चन में अगर मैं अरिथमेटिक के लिए देखूँ तो अरिथमेटिक में हमें पता है कि जो भी डॉटर्स हमारे पास बनेंगी उसमें से एक डॉटर जो है वो मेरिस्टेमेटिक रहेगी और जो सेकंड डॉटर सेल है दैट विल अंडरगो डिफरेंशिएशन। ऐसा नहीं होगा कि दोनों डिवाइड करेंगे, एक डिवाइड करेगा और दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। तो उसके लिए जो एग्जैक्ट ग्राफ हमारे पास आता है दैट विल बी द ए, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास एक लीनियर कर्व आपको नजर आती है। तो दैट ऑप्शन विच गोज फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 इज एक्चुअली द डी ऑप्शन। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है ऑक्सैनोमीटर इज यूज टू मेजर। ऑक्सैनोमीटर इज बेसिकली अ डिवाइस, और ये डिवाइस हम किस लिए यूज करते हैं, प्लांट के केस में। प्लांट के केस में अगर हमने ग्रोथ मेजर करना है, लेकिन किस टर्म में, ग्रोथ हमने मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ अ प्लांट ऑर्गन। अगर किसी प्लांट ऑर्गन की हमने लेंथ यहाँ पर मेजर करनी है और वो हमें रिप्रेजेंट करेगा टाइप ऑफ ग्रोथ, तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड ऑक्सैनोमीटर। अगर आप बी ऑप्शन देखो तो बी में लिखा है ग्रोथ इन द विड्थ ऑफ द प्लांट ऑर्गन, विड्थ नहीं इसमें मेजर करा जाता। पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट अटैकिंग प्लांट, ये भी गलत ऑप्शन है, डी इसमें आ नहीं सकता क्योंकि डी में बोथ ए एंड बी है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वो आएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने प्लांट ऑर्गन की लेंथ मेजर करनी है जो कि एक तरीके से हमें ग्रोथ दिखाएगी, दैट डिवाइस इज बेसिकली कॉल्ड ऑक्सैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आता है एफिशिएंसी इंडेक्स इन द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ इज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस व्हाट। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले एफिशिएंसी इंडेक्स इन द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ हमें क्या बताता है, ये बताता है कि प्लांट क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेल वॉल विच इज नॉट करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है न्यू एंजाइम, अगेन नॉट करेक्ट। सी ऑप्शन हमारे पास है न्यू प्लांट मटेरियल, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन कि न्यू प्लांट मटेरियल से नई सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो न्यू प्लांट मटेरियल है दैट इज नोन एज द एफिशिएंसी इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। यंग वंस थ्रू माइटोसिस नहीं होगा हमारे पास। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द एक्ट विच लीड्स टू द सेल डिराइव फ्रॉम द रूट एपिकल एंड द शूट एपिकल मेरिस्टम टू द मैच्यूरेशन इज नोन एज। अब आपके पास एक पार्ट है बेटा जिसको हम नाम देते हैं रूट एपेक्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम लोगों के पास आता है यहाँ पर शूट एपेक्स, और हमें पता है कि ये जो दोनों पार्ट हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास कैपेसिटी होती है कि सेल कैन अंडरगो द कंटिन्यूअस डिवीजन थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, नए सेल बना सकते हैं। तो अगर वो सेल डिवाइड होने के बाद मैच्यूरेशन में जाते हैं, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर सेल डिवाइड हुआ और डिवीजन के बाद वो सेल एंटर कर गया मैच्यूरेशन फेज में, इट बिकम मैच्योर, इट स्टार्ट परफॉर्मिंग सम पर्टिकुलर फंक्शन, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में इस प्रोसेस को बेटा डिफरेंशिएशन बोला जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि सेल स्टार्ट परफॉर्मिंग सम पर्टिकुलर फंक्शन। अब वो डिवाइड नहीं करेगा, वो कोई काम करेगा, तो काम करना इज बेसिकली कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डिफरेंशिएशन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बी आपको दिया है डी डिफरेंशिएशन। अगर देखो डी बोला जाता है तो डी का मतलब होता है कि अगर आप एक डिफरेंशिएटेड सेल को वापस अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। रीडिफरेंशिएशन का मतलब है कि आपने एक अनडिफरेंशिएटेड सेल को वापस फिर से डिफरेंशिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो अगेन करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो डी भी नहीं है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन विच इज नोन एज द डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन द सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन देयर। ऑब्वियसली देखो जब भी डिफरेंशिएशन होगा तो सेल स्टार्ट परफॉर्मिंग सम पर्टिकुलर फंक्शन, तो उस वजह से सेल में कोई ना कोई चेंजेस तो आएंगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपको डिफरेंशिएशन के टाइम पे देखने को मिलते हैं? तो इसमें सबसे पहला चेंज हमारे पास आता है उनकी सेल वॉल में। डेफिनेटली सेल वॉल बिकम मोर थिक और मोर रिजिड। चेंज उनके प्रोटोप्लाज्म में भी आएगा क्योंकि सेल में न्यू मटेरियल्स का फॉर्मेशन होगा और उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो लिटिल डेंस हो जाएगा, साइज भी बढ़ेगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन विच इंक्लूड द बोथ ए एंड बी। सी आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन हमारे पास बना दैट विल बी द डी ऑप्शन विच इंक्लूड द चेंजेस इन देयर सेल वॉल एज वेल एज इन देयर प्रोटोप्लाज्म। नंबर 14 हमारे पास है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल आपने बताना है। आपके पास एक सेल था, ठीक है, सपोज करो वो सेल यहाँ पर डिवाइड हुआ, इट वॉज अ काइंड ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल स्टार्ट परफॉर्मिंग सम पर्टिकुलर फंक्शन, तो हमने बोला कि वो सेल यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। अब डिफरेंशिएटेड सेल को वापस अगर हम नॉन फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड अनडिफरेंशिएशन, या फिर आप इसको नाम दे सकते हो डी डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर मैंने इसको वापस से फिर से एक पर्टिकुलर सेल को फंक्शन के लिए तैयार कर दिया तो इट इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन, इट इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। वापस से उसको काम पे लगाना है, वापस से वो फंक्शन करेगा। तो इसमें एग्जाम्पल आप लोगों ने बताना है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कॉर्क कैम्बियम, सेकेंड ऑप्शन आता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, थर्ड ऑप्शन आता है मेरिस्टम एंड फोर्थ ऑप्शन आता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो 14 नंबर क्वेश्चन में अगर मैं मेरिस्टम की बात करूं तो वो नहीं है बिकॉज दे अंडरगो डिफरेंशिएशन नॉट रीडिफरेंशिएशन। Interfascicular cambium are the differentiated cell. Then when we talk about the cork cambium, they are also the differentiated cell. तो एग्जाम्पल जो रीडिफरेंशिएशन का आएगा वो आएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, दैट इज द बी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ द सेल और द टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय। फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो कौन डिसाइड करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है टाइप ऑफ द सेल, सेकंड है टाइप ऑफ द सेल डिवीजन, थर्ड है लोकेशन ऑफ द सेल विद इन द टिश्यू एंड फोर्थ ऑप्शन आता है न्यूट्रिएंट्स इन द सेल। तो 15 नंबर क्वेश्चन में जो फैक्टर ये डिसाइड करेगा कि फाइनल स्ट्रक्चर मैच्योरिटी पे जाके क्या होगा किसी भी सेल या टिश्यू का, वो होगा एक तो लोकेशन कि वो सेल या जो गिवन टिश्यू है वो आपको कहाँ मिलता है,
whether it is present in the meristem, in the shoot, in the root, or any other part of the plant. So first point is location. Clear? That is the most important. टाइप ऑफ सेल ये डिसाइड नहीं करता है, डिवीजन कभी भी डिसाइड नहीं करता है. इट इज एक्चुअली द लोकेशन ऑफ द सेल्स विद इन द टिश्यू जो ये डिसाइड करेंगे कि व्हाट विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एट मैच्योरिटी. इट इज नॉट द न्यूट्रिएंट इन द सेल. तो करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज द लोकेशन ऑफ द सेल. 16 में बेटा डायग्राम आपके पास गिवन है. एज यू कैन सी द डायग्राम्स ए एंड बी. तो ये इंडिकेट करते हैं शेप ऑफ लीव्स. अब शेप ऑफ लीव की अगर बात करें तो एक प्लांट हमें दिया है लर्क्सपर और दूसरा प्लांट यहाँ पर बटरकप है. दो प्लांट्स आपको गिवन है, ठीक है. और इनमें अगर आप लीफ के शेप की बात करो तो फर्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन है, सेकंड हमें दिया है ये. तो इनके बारे में करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है the juvenile and the adult leaves of the larkspur differ in the size due to the genetic factor and the plant growth regulator. जुवेनाइल है और एक हमें दिया है एडल्ट स्टेज पे जाके. सेकेंड ऑप्शन है लीव्स ऑफ द बटरकप डिफर इन द साइज ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर. बटरकप के लीफ का जो ये साइज में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है जुवेनाइल एंड एडल्ट स्टेज में, इट इज बेसिकली ड्यू टू सम इंट्रिंसिक फैक्टर. दैट इज द सेकेंड ऑप्शन. थर्ड है वेरिएशन इन द साइज ऑफ द लीव्स ऑफ द larkspur एंड द बटरकप इज ड्यू टू द हैबिटेट प्लास्टिसिटी. चेंज है आसपास के एनवायरमेंटल कंडीशन में जिस वजह से ये चेंज आपको देखने को मिलेगा. या डी ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ द अबव. अब इसमें देखो हैबिटेट प्लास्टिसिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन द साइज ऑफ द लीव. It is actually the intrinsic factors, some internal factor which causes the change or the variation in the leaf size when you compare it. तो जो B option हमारे पास है उसमें they are talking about the intrinsic factor, because A में they are talking about the genetic factor and the plant growth regulator. That is not a correct option. तो 16 में जो correct option बनेगा that will be the B option, जिसमें लीव्स ऑफ बटरकप डिफर इन साइज ड्यू टू सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स. क्वेश्चन नंबर 17 है 4 कॉलियोप्टाइल फॉर द एक्सपेरिमेंट. 4 आपको कॉलियोप्टाइल्स दिए एक्सपेरिमेंट के लिए. कौन सा कॉलियोप्टाइल है जो बेंड होगा टुवर्ड्स लाइट? अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले इसमें देखो ब्लॉकेज डाला हुआ है, ठीक है. अब ब्लॉकेज के अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन में देखो तो ए में प्रॉपर ब्लॉकेज जो है वो है जिसकी वजह से हार्मोन डिफ्यूज नहीं हो पाएगा फ्रॉम द शूट पार्ट एंड दैट इज व्हाई देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ द लाइट इन द ए. बी में भी कंप्लीट ब्लॉकेज है, डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है हार्मोन का, अगेन बी आपके पास नहीं बन सकता. सी में अगर आप देखो तो ब्लॉकेज जो है वो पार्शियल ब्लॉकेज है बेटा. पार्शियल है तो देयर कैन बी द डिफ्यूजन ऑफ द हार्मोन फ्रॉम द शूट टिप टू द लोअर पार्ट विच रिजल्ट इनटू द बैंडिंग ऑफ द कॉलियोप्टाइल टुवर्ड्स द लाइट. तो सी ऑप्शन हम कंसीडर कर सकते हैं. डी में तो डेफिनेटली ब्लॉकेज है ही नहीं. अगर आप डी डायग्राम को ध्यान से देखो तो डी में ब्लॉकेज नहीं है, तो शूट टिप पे जो बनेगा वो आराम से हार्मोन हमारा डिफ्यूज होगा जिस वजह से हमें बैंडिंग देखने को मिलेगी लाइट की तरफ. तो डी ऑप्शन भी आप इंक्लूड कर सकते हो. तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर ऑप्शन का सेट देखो तो फर्स्ट में है ए एंड बी, नॉट पॉसिबल. ए एंड डी, डी करेगा बट ए में बैंडिंग नहीं है, तो ये भी गलत हो गया. सी ऑप्शन में है सी एंड डी, दोनों में बैंडिंग होगा, ये करेक्ट ऑप्शन है. डी में आपको सी के साथ बी दिया है, सी में बैंडिंग होगी लेकिन डी में नहीं होगी, तो अगेन इट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन विच इंक्लूड द सी एंड डी. दे शो द बैंडिंग टुवर्ड्स द लाइट. क्वेश्चन नंबर 18 है बेकैने विच इज कॉल्ड द फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ द राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई. तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई बेसिकली हमारे पास क्या है? ये एजेंट है जो ये डिजीज कॉज करता है प्लांट में, जिसको फुलिश सीडलिंग बोला जाता है, एंड इट इज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म? तो फर्स्ट ऑप्शन है फंजाई विच इज़ अ करेक्ट ऑप्शन क्योंकि जिब्रेला फ्यूजिकोराई इज बेसिकली अ फंजाई.
बैक्टीरिया, इट इज़ नॉट अ बैक्टीरिया, नॉट अ प्रोटोजोआ. वायरस तो बिल्कुल भी नहीं है. सिंपली यहाँ पे बेटा ऑर्गेनिज्म के नेचर के बारे में आपने बताना है जो कि फंजाई है. तो फुलिश सीडलिंग इज बेसिकली अ fungal disease. Which kind of the disease is there? It is a fungal disease which is caused by fungi. तो 18 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. 19 में है कि यू आर गिवन अ टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर द डिफरेंशिएशन इन एन आर्टिफिशियल कल्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हार्मोन वुड यू ऐड टू द मीडियम टू सिक्योर द शूट एज वेल एज द रूट. डेफिनेटली आप अगर एक टिश्यू लेते हो आर्टिफिशियल मीडियम में, या जिसको टिश्यू कल्चर भी बोला जाता है, तो उसमें आपने रूट एंड शूट का फॉर्मेशन इंड्यूस करवाना है. तो विच सेट ऑफ द हार्मोन विल यू पिकअप. CBSE PMT में क्वेश्चन आ चुका है 2015 में, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें अगर हम शूट और रूट का फॉर्मेशन देखें तो शूट एंड रूट फॉर्मेशन विल बी इंड्यूस्ड बाय अ सेट ऑफ हार्मोन, जिसमें एक हार्मोन आता है ऑक्सिन और सेकंड हार्मोन आपके पास आता है साइटोकाइनिन. बोथ आर द ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन. They actually causes the growth by causing the cell division, and that cell division can form the shoot as well as the root system. तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें इंडोल एसिटिक एसिड है विच इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सिन, लेकिन उसके साथ है जिब्रेलिन. दैट इज़ नॉट अ करेक्ट सेट. सेकेंड ऑप्शन में है ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन विच इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. थर्ड में है ऑक्सिन के साथ एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड इज़ नॉट प्रमोटर, तो ये भी गया. डी ऑप्शन में है जिब्रेलिन के साथ एब्सिसिक एसिड विच इज़ अगेन नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इंक्लूड द ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन दैट प्रमोट द शूट एंड द रूट फॉर्मेशन इन केस ऑफ टिश्यू कल्चर. सिलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स ओनली. अब अगर मैं ग्रोथ प्रमोटर्स की बात करूं, ठीक है, प्लांट ग्रोथ जो प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पर कुछ हैं जिनको हम ग्रोथ प्रमोटर्स बोलते हैं जो डेफिनेटली बेटा ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, लेकिन कुछ हार्मोन्स हैं जिनको रखा जाता है ग्रोथ इनिबिटर्स की कैटेगरी में बिकॉज दे एक्चुअली इनिबिट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. क्लियर. तो हमसे पूछा गया है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स ओनली. पेयर हमने सेलेक्ट करना है. तो फर्स्ट हमें पेयर दिया है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. एज यू ऑलरेडी नो बोथ इंड्यूसेस द रूट एंड द शूट फॉर्मेशन एंड द ग्रोथ यू कैन से. जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड इज नॉट अ ग्रोथ प्रमोटर, तो ये ऑप्शन गलत है. इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड दे आर इनिबिटर. ऑल ऑफ द अबव इज नॉट पॉसिबल. तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन विच इंक्लूड द ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन एंड बोथ आर द ग्रोथ प्रमोटर, सो दे प्रमोट द सेल डिवीजन. क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है साइटोकाइनेसिस promote the active substances like the kinetin identified and crystallized by. अभी जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन या फिर यू कैन से द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोला जाता है जो कि प्लांट एनिमल सेल दोनों में आपको देखने को मिलेगा. तो व्हेनेवर देयर इज अ साइटोकाइनेसिस इट प्रमोट द सब्सटेंस विच इज कॉल्ड काइनेटिन, जिसको फर्दर प्रमोट करता है. तो काइनेटिन को फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड और क्रिस्टलाइज्ड किसने किया था? डायरेक्ट यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. तो साइंटिस्ट का नाम है स्कूग एंड मिलर. You have to remember Skoog and Miller. They actually first time identified and crystallized the substance which is called kinetin. कजन्स का रोल नहीं आता है इसमें. कजन्स का रोल बेटा दूसरे हार्मोन में आता है. कुर्सोवा का रोल भी नहीं है. डार्विन तो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि डार्विन एवोल्यूशन में है. सो 21 का जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा करेक्ट दैट विल बी द ए ऑप्शन. 22nd है द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच इज कॉल्ड PGR इन शॉर्ट. इथाइलिन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ. PGR में अगर हम देखें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में दो कैटेगरीज होती हैं. रेगुलेटर में देयर कैन बी द प्रमोटर जो कि प्रमोट करेंगे. रेगुलेटर में देयर कैन बी द इनिबिटर जो कि रोकने का काम करेंगे. तो इथिलीन जो है वो किस कैटेगरी में आता है हमारे पास? तो अगर मैं इथाइलिन की बात करूं तो वो बेसिकली बेटा हम लोगों के पास आता है इनिबिटर्स की कैटेगरी में अलोंग विद द एब्सिसिक एसिड. ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ये प्रमोटर्स में आते हैं, लेकिन ये दो किस में आते हैं? इनिबिटर्स में. तो ऑब्वियसली 22nd में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स.
क्योंकि बेटा फर्स्ट ऑप्शन में है सिंपल प्लांट हार्मोन। सिंपल प्लांट हार्मोन तो हम इनको बोल नहीं सकते क्योंकि स्पेसिफाई बताना है। कॉम्प्लेक्स प्लांट हार्मोन नहीं है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर तो बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज दे आर इनहिबिटर। तो 22nd का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द सी ऑप्शन। 23rd में है विच हार्मोन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन से कौन सा हार्मोन है जो सबसे पहले आइसोलेट किया गया था? तो ह्यूमन यूरिन से जो हार्मोन सबसे पहले आइसोलेट किया गया था दैट वाज ऑक्सिन विच इज अ ग्रोथ प्रमोटर। It is not abscisic acid, not ethylene, not gibberellic acid. It is basically the auxin which was first isolated from the human urine. तो 23rd का ऑप्शन है A. Natural and the synthetic auxin like indole acetic acid which is called IAA, naphthalene acetic acid which is called NAA, indole butyric acid which is called IBA and 2,4-D they have been used for what purpose? ये जितने भी आपके पास सिंथेटिक या नेचुरल ऑक्सिन्स हैं इनको ज़्यादातर बेटा किन केसेस में यूज़ किया जाता है? एग्रीकल्चर में तो यूज़ करेंगे ही करेंगे टू इन्हांस द प्लांट ग्रोथ या डिवीजन। हॉर्टिकल्चर यानी कि जो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन होता है प्लांट्स का, जैसे कि आप ग्राफ्टिंग करते हो, कटिंग करते हो, ठीक है। जैसे कटिंग में अगर सपोज हम लोगों ने यहाँ पर स्टेम कटिंग किया, रूट कटिंग किया, तो उसमें हम लोगों को फॉर्मेशन करना है आइदर शूट का या फिर रूट का। इवन अगर लीफ कटिंग भी होता है तो इन केसेस में वी ऑलवेज यूज द ऑक्सिन हार्मोन लाइक सिंथेटिक या फिर नेचुरल, ताकि वो सेल डिवीजन को इन्हांस कर सके, ग्रोथ को इन्हांस कर सके, शूट एंड रूट फॉर्मेशन को प्रमोट कर सके। तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर दोनों में यूज होगा, सेरीकल्चर नहीं है। सेरीकल्चर इज बेसिकली रिलेटेड विद द सिल्क प्रोडक्शन, तो इट इज नॉट रिलेटेड विद द प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो ऑप्शन जो बनेगा 24 में दैट विल बी द डी ऑप्शन। 25th हमारे पास है ऑक्सिन हेल्प टू प्रिवेंट द फ्रूट एंड द लीफ ड्रॉप एट ए स्टेज बट बी द एब्सिशन ऑफ द ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट बाय फिलिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ब्लैंक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ए आपके पास है अर्ली और बी है प्रमोट ए ऑप्शन में। तो अगर मैं 25th नंबर क्वेश्चन में देखूं, ऑक्सिन जो है वो फ्रूट्स और लीफ का जो फॉल है, मतलब उनको अर्ली फॉल से बचाता है। पकने से पहले फ्रूट्स को गिरना नहीं है और लीफ को ड्राई होने से पहले टूटना नहीं है। क्लियर? तो अर्ली फॉल से बचाएगा कौन? ऑक्सिन। लेकिन जब लीफ आपके ओल्ड या मैच्योर हो जाते हैं तो उनका एब्सिशन होता है टूट के गिरना। जैसे पके हुए फ्रूट्स अपने आप टूट के गिर जाते हैं, पत्ते भी टूट के झड़ जाते हैं, ज़मीन पे गिरते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्सिशन या फॉल आप बोल सकते हो, उसको वो प्रमोट करेगा। तो ए आपके पास है अर्ली की अर्ली स्टेज में उनको गिरने से रोकेगा, लेकिन लेटर स्टेज में जब वो मैच्योर हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो उनके एब्सिशन को प्रमोट करेगा। तो दैट विल बी डन बाय द ऑक्सिन अर्ली एंड प्रमोट। अगर बी ऑप्शन में देखो तो ए में बेटा ओल्ड दिया है विच इज़ नॉट करेक्ट। सी में आप देखो ए में अर्ली है लेकिन बी में इनहिबिट लिखा है, इनहिबिट नहीं है बल्कि प्रमोट करता है, और सेम आपका डी भी गलत है। तो 25th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी योर ए ऑप्शन विच इंक्लूड अर्ली एंड प्रमोट। Apical dominance in the plant is a result of, apical dominance is basically a phenomena जो हमें प्लांट में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन, एंड द हार्मोन विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एपिकल डोमिनेंस इज बेसिकली द ऑक्सिन हार्मोन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑक्सिन विच यू हैव टू रिमेंबर कि अगर प्लांट में आपको एपिकल डोमिनेंस देखने को मिलता है, that is a growth of the top part of the plant, ठीक है, that is called apical dominance. This is basically due to the influence of one and only hormone which is called auxin. Because when you talk about cytokinin actually induces root or you can say cell division, but obviously not apical dominance. जिब्रेलिन का मेन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है इंटरनोडल लेंथ को इंक्रीज करना, एपिकल डोमिनेंस में उसका कोई रोल नहीं है। सेम इथाइलिन का कोई रोल नहीं है।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 26 में, दैट विल बी द बी ऑप्शन, विच इंक्लूड ऑक्सिन. Then question number 27 है, during the seed germination the stored food is mobilized by. नीट 2013 का क्वेश्चन है. सीड जर्मिनेट करेगा तो उसको खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, फैट का ब्रेकडाउन चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़रूरत है. तो उस टाइम पे मोबिलाइजेशन खाने का कौन करेगा ताकि सीड प्रॉपर जर्मिनेट कर सके? तो इसके लिए सीधा आपको हार्मोन का नाम याद रखना है, दैट इज जिब्रेलिन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड GA, और यू कैन से जिब्रेलिक एसिड. इथाइलिन का इसमें कोई रोल नहीं है, बिकॉज उसका मेन काम होता है फ्रूट्स राइपनिंग का. साइटोकाइनिन इज बेसिकली फॉर द डिवीजन एंड द रूट फॉर्मेशन. एब्सिसिक एसिड इज बेसिकली हेल्प इन एब्सिशन, लीफ फॉल. इट नेवर हेल्प इन द सीड जर्मिनेशन. तो सीड जर्मिनेशन में द हार्मोन विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज जिब्रेलिन, विच हेल्प इन द मोबिलाइजेशन ऑफ द फूड. 28 में है, डॉक्टर एफ वेंट नोटेड दैट इफ द कोलेप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन अ अगार फॉर 1 hour, द अगार वुड प्रोड्यूस अ बैंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द फ्रेशली कट कोलेप्टाइल स्टेम. ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंस इज दिस एक्सपेरिमेंट? ये जो एक्सपेरिमेंट है बेटा, ये वेंट ने परफॉर्म किया था और ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो बैंडिंग हमें देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ लाइट कोलेप्टाइल स्टम्प में, वो किस वजह से है? फर्स्ट ऑप्शन है, इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड द एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑक्सिन. क्लियर? Then it is the basis for the quantitative determination of the small amount of the growth promoting substances. Third है, it support the hypothesis that IAA is auxin. And D है, it demonstrated that the plant movement, polar movement of the auxin. तो when you talk about the question number 28, तो 28 में बेटा पॉइंट ये है कि जब आपने कोलेप्टाइल टिप को रिमूव किया और उसको अगार में रखा 1 घंटे तक, तो अगार ने आगे जाके बैंडिंग शो करी. ठीक है, क्योंकि जो कोलेप्टाइल टिप से सब्सटेंस था, जो केमिकल था, वो डिफ्यूज़ होके अगार जेल में चला गया. तो डेफिनेटली आगे अगार ने उसके लिए बैंडिंग शो किया. तो इट इज़ अ बेसिस फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट. क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी वाइज, कि लिटिल क्वांटिटी में जो कोलेप्टाइल टिप से केमिकल है वो डिफ्यूज़ कर गया अगार जेल में, विच इज़ बेसिकली अ ग्रोथ प्रमोटिंग, क्योंकि वो ग्रोथ को प्रमोट करता था. ये कॉन्क्लूजन निकाला था वेंट ने जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था कोलेप्टाइल टिप्स के ऊपर. ठीक है, तो 28 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ द जिब्रेलिन. जिब्रेलिन का कौन सा रोल नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टॉक्स. सेकेंड है, डिले द सेनिसेंस ऑफ द फ्रूट. ठीक है. सी है, इंड्यूस डॉर्मेंसी. और डी है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द शुगर केन स्टेम. तो अगर 29 क्वेश्चन में देखा जाए तो लेंथ इंक्रीज करता है, ये इसका वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल है. फिर वो शुगर केन स्टेम में तो बहुत कॉमन हमें देखने को मिलता है. सेनिसेंस फ्रूट का जो है वो डिले करता है. ठीक है, प्रॉपर पकने पर ही वो झड़े या गिरे, दैट इज द थिंग जिसके ऊपर ये चेक रखेगा. इंड्यूस डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी इंड्यूस नहीं करता है जिब्रेलिन, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन. तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द सी ऑप्शन. नेक्स्ट है, स्प्रेइंग द शुगर केन विद द जिब्रेलिन इंक्रीज द यील्ड बाय एज मच एज 20 टन पर एकड़. तो GA परफॉर्म इट बाय. जिब्रेलिन जो है अगर शुगर केन की यील्ड या प्रोडक्शन को बढ़ाता है तो वो कैसे बढ़ाता है? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, फ्रूट की क्वालिटी करेगा अच्छी, ऐसा कुछ नहीं है. जिब्रेलिन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इंक्रीज द लेंथ, इंटरनोडल लेंथ को इंक्रीज करना, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन. बी है, इंक्रीजिंग द शुगर कंटेंट, इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन. सी है, इंटरनोडल इलोंगेशन. नाउ दैट इज द फंक्शन ऑफ द जिब्रेलिन, कि इंटरनोडल लेंथ को इंक्रीज करेगा ताकि हाइट बढ़े, यील्ड बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े. तो 38 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन, क्योंकि डी में लिखा है इट इंक्रीज द मैच्योरिटी पीरियड. नाउ दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ द जिब्रेलिन. क्लियर? तो 38 का राइट ऑप्शन हमारे पास है सी ऑप्शन.
31 है internodal elongation just prior to the flowering in the sugar beet, cabbage and in many plant with the rosette habit is known as what? ऐसे प्लांट में अगर इंटरनोडल इलोंगेशन हमें देखने को मिलती है जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग, तो इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? ऑब्वियसली फिनोमिना इज इंड्यूस्ड बाय द जिब्रेलिन और यू कैन से द जिब्रेलिक एसिड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द बोल्टिंग. क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को? बोल्टिंग. प्रोनिंग इज नॉट द फिनोमिना. ग्राफ्टिंग इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन. कटिंग इज आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन. वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनोडल इलोंगेशन, जिस वजह से लेंथ इंक्रीज करती है, हाइट बढ़ती है, दैट इज नोन एज द बोल्टिंग. तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द बी ऑप्शन. इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग दैट इज द बोल्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय. अब ऑब्वियसली फ्लावरिंग से पहले अगर इंटरनोडल लेंथ इंक्रीज करेगा जिस वजह से लेंथ या हाइट बढ़ती है, फिनोमिना इज नोन एज द बोल्टिंग. लेकिन बोल्टिंग कौन सा हार्मोन है जो परफॉर्म करता है? ऑब्वियसली इट इज द जिब्रेलिन और द जिब्रेलिक एसिड. ऑक्सिन ये काम नहीं करता है. ऑक्सिन का मेन काम है एपिकल डोमिनेंस या शूट फॉर्मेशन. इथाइलिन का मेन काम है फ्रूट राइपनिंग. C2H4 is again not the option, तो करेक्ट ऑप्शन बना GA, दैट इज जिब्रेलिन और जिब्रेलिक एसिड. तो 32 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन. 33 में है द हार्मोन विच रिप्लेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन में बेसिकली क्या किया जाता है कि कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, ताकि फ्लावरिंग को इंड्यूस किया जा सके. बाय गिविंग द कोल्ड ट्रीटमेंट द फ्लावरिंग कैन बी इंड्यूस्ड. तो इसमें अगर मैं देखूं तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आता है इथाइलिन, सेकंड है जिब्रेलिन, थर्ड आता है ऑक्सिन एंड फोर्थ आता है साइटोकाइनिन. तो 33rd में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन ऑक्सिन, विच कैन बी यूज्ड टू replace the requirement for vernalization and it can induce the flowering. तो 33 का करेक्ट ऑप्शन बना सी ऑप्शन. डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिन एंड द जेटिन. काइनेटिन और जेटिन में फ़र्क बताना है. बेसिकली दोनों ही हमारे पास हार्मोन्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं बेटा, जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हमें देखने को मिलते हैं. तो 34 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है वो ये कि जो जेटिन है वो बेसिकली नेचुरल फॉर्म है हार्मोन का जो नेचर में हमें मिलता है, और काइनेटिन जो है वो एक्चुअल में हमारे पास सिंथेटिक फॉर्म है जो बनाई जाती है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिन एंड द जेटिन, ऑल्दो दे बोथ बिलोंग टू द साइटोकाइनिन. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी है, बिकॉज अगर आप ए देखो तो उसमें एक्टिव एंड नॉन एक्टिव है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बोथ आर वर्किंग. अगेन बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. सी में ऑपोजिट है, जेटिन को सिंथेटिक लिखा है, काइनेटिन को नेचुरल लिखा है, जो गलत है. जेटिन इज नेचुरल वाइल काइनेटिन इज सिंथेटिक. तो 34 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? दैट विल बी द डी ऑप्शन. 35 में है रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टेरिक इज रिलेटेड विद व्हाट. रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टेरिक जो एक फिनोमिना है जो प्लांट में हमें देखने को मिलता है, इट इज रिलेटेड टू द फ्रूट राइपनिंग. तो ये किस हार्मोन से रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, बी ऑप्शन इथाइलिन, सी ऑप्शन ऑक्सिन, डी ऑप्शन जिब्रेलिक एसिड. So when you talk about the respiratory climacteric, which is a phenomena related to the fruiting in case of the plant, it is actually related with the hormone which is known as the ethylene, because this is the hormone which actually help in the fruit ripening. Point is clear? None of the other hormone related with the fruit ripening, it is only the ethylene. So 35th का जो correct option बनेगा that will be the B option. Surface area of the root by promoting the root growth and the root hair formation is increased by. अगर हमने रूट हेयर या रूट की फॉर्मेशन को, ग्रोथ को एनहांस करना है ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके, सो दैट रूट कैन गेट द मैक्सिमम वाटर एंड द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, तो वो डेफिनेटली कौन से हार्मोन की वजह से होगा? फर्स्ट ऑप्शन है साइटोकाइनिन, सेकंड ऑप्शन है काइनेटिन, थर्ड ऑप्शन है इथाइलिन एंड डी ऑप्शन है ABA. तो सरफेस एरिया ऑफ द रूट बढ़ाना है बाय प्रमोटिंग द रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, इट इज डन बाय इथाइलिन. तो 36 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन.
37 है मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो कौन सा कंपाउंड है जो हम यूज कर सकते हैं जो काम बिल्कुल उसके जैसा करेगा। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन है एथेफॉन, which is a compound that can be used in place of ethylene for the fruit ripening. Naphthol is not the option, acetol is not the option, both are basically the different organic compound. Ethopon is again the not option. The C option, which can be used instead of ethylene to induce the fruit ripening. तो 37 में correct option बनता है C option. देन अगेन इथेफॉन के ऊपर क्वेश्चन है कि उसका मेन फंक्शन क्या है, रोल क्या है। तो फर्स्ट इट हेजन द फ्रूट राइपनिंग इन द टोमेटोज, इट एक्सेलरेट द एब्सीशन एंड इन इंक्रीज द नंबर ऑफ द फीमेल फ्लावर इन द कुकुम्बर, या फिर डी आपके पास है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे फंक्शन जो हैं इथेफॉन से रिलेटेड हैं एंड इट इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ द हार्मोन विच इज़ नोन एज द इथाइलिन, जो फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करेगा, एब्सीशन को एक्सेलरेट करेगा और फीमेल फ्लावर का नंबर भी इंक्रीज करेगा कुकुम्बर के केस में। तो 38 में करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनता है डी ऑप्शन। 39 है इन रिस्पॉन्स टू द बायोटिक एंड द एबायोटिक स्ट्रेस ग्रोथ इनहिबिशन एक्टिविटीज आर कॉज्ड बाय। ऑब्वियसली अगर प्लांट के आसपास उसको किसी भी तरह का बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस देखने को मिलता है, बायोटिक इज रिलेटेड विद द यू कैन से सम काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, काइंड ऑफ प्रेडेटर, ठीक है, काइंड ऑफ इंसेक्ट जो उसके ऊपर अटैक करे, या फिर अगर ए बायोटिक है तो इट कैन बी रिलेटेड विद द वाटर, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। अगर बहुत हार्श कंडीशन हो जाती है तो ऐसे केस में ग्रोथ इनहिबिशन एक्टिविटीज़ होती हैं और वो किस हार्मोन की वजह से होती हैं, जो बेसिकली प्लांट में तब प्रोड्यूस होगा जब स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है। तो समटाइम उसको प्लांट के केस में स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ABA which is called abscisic acid. तो 39 में करेक्ट ऑप्शन है A. Which one of the following growth regulator is known as the stress hormone? Stress hormone किसको बोला जाता है? So that was the same question. जो स्ट्रेस में प्रोड्यूस होगा जिस वजह से कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर रुक जाती हैं, तो इट इज़ ऑब्वियसली द एब्सिसिक एसिड विच इज़ कॉल्ड ABA. दैट इज़ द स्ट्रेस हार्मोन. GA3 यानी कि जिब्रेलिक एसिड इज नॉट द स्ट्रेस हार्मोन. Ethylene is not, again it is actually induce the fruit ripening. Indole acetic acid is a form of the auxin. They do not come under the inhibitor, they come under the promoter. So the hormone which act as a stress hormone that is called ABA, abscisic acid. तो 48th का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा that will be the A option. Then 41 में है which of the following is a day neutral plant. Day neutral plant are basically those plant जिनमें light duration का कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, ना तो आप उनको शॉर्ट डे में रखते हो ना आप उनको लॉन्ग डे में रखते हो. दे आर बेसिकली कॉल्ड द डे न्यूट्रल प्लांट. तो फर्स्ट ऑप्शन है हेलियंथस एनस, सेकंड है यूफॉर्बिया, देन सी है एविना एंड डी आपके पास है बीटा वल्गैरिस. तो 41 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द हेलियंथस एनस विच इज बेसिकली अ डे न्यूट्रल प्लांट. बाकी तीनों बेटा डे न्यूट्रल में नहीं आते हैं, दे रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइट. 42 है विच ऑफ द गिवन इज अ लॉन्ग डे प्लांट. अब लॉन्ग डे डेफिनेटली वो हैं जिनको लाइट एक्सपोजर थोड़ा लंबा चाहिए, सनलाइट एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम का चाहिए, डार्क पीरियड थोड़ा कम चाहिए, तो उनको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं. फर्स्ट है ग्लाइसिन मैक्स, सेकंड है स्पिनिच, सी है क्राइजेंथेमम एंड डी आपके पास है टबैको. तो 42 में अगर लॉन्ग डे पूछा जाता है तो स्पिनिच आपके पास है लॉन्ग डे प्लांट में. बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं ए, सी और डी वो लॉन्ग डे में नहीं आते हैं. तो 42 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन. देन उसके बाद आता है 43 नंबर क्वेश्चन, वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट द फ्लावरिंग इन केस ऑफ. 2012 में क्वेश्चन आ चुका है, वर्नलाइजेशन अगर ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो कौन से प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है. फर्स्ट है जिमीगंध, सेकंड टर्मरिक, सी कैरेट एंड डी जिंजर. तो अगर इसमें करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो टर्मरिक और जिंजर तो वैसे भी आपके पास अंडरग्राउंड स्टेम में आ जाते हैं. जिमीगंध इज अगेन अंडरग्राउंड स्टेम इन केस ऑफ.
तो वर्नलाइजेशन जो फ्लावरिंग स्टिमुलेट करेगा वो सी में करेगा, दैट ऑप्शन इंक्लूड द कैरेट प्लांट। तो 43 का करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास सी ऑप्शन। स्टिमुलस ऑफ द वर्नलाइजेशन इज परसीव्ड बाय, परसीव कौन करता है, मतलब विच इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट जो कि स्टिमुलस रिसीव करेगा फॉर द वर्नलाइजेशन, जो आगे जाके फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। फर्स्ट ऑप्शन है शूट टिप, सेकंड ऑप्शन है मैच्योर टिश्यू, थर्ड ऑप्शन है एम्ब्रियो टिप एंड डी ऑप्शन आपके पास है बोथ ए एंड सी। तो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर बेटा शूट टिप भी हो सकता है जहाँ से वो स्टिमुलस पूरे प्लांट में ट्रेवल आउट करेगा। मैच्योर टिश्यू भी मैच्योर टिश्यू इसमें नहीं आएगा बिकॉज दे डू नॉट इंड्यूस द फ्लावरिंग। एम्ब्रियो टिप आप ले सकते हो, तो टिप पार्ट, बिकॉज टिप इज द पार्ट विच एक्चुअली रिसीव द स्टिमुलस फॉर द वर्नलाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन, जिसमें आएगा शूट टिप एज वेल एज द एम्ब्रियो टिप विच रिसीव द स्टिमुलस फॉर द वर्नलाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, द शेडिंग ऑफ द लीव्स, फ्लावर्स इन द फ्रूट्स ड्यू टू द चेंज इन द हार्मोनल बैलेंस इन द प्लांट इज रेफर्ड टू एज व्हाट। जो भी आपको शेडिंग वगैरह देखने को मिलता है लीव्स का, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, पक गए फ्रूट्स तो गिर जाते हैं, फ्लावर भी झड़ जाते हैं, लीव्स वैसे ड्राई स्केली ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो उनका एब्सीशन हो जाएगा। This phenomena is obviously induced by the hormone which is called ABA abscisic acid that actually induce the senescence. Senescence is like a aging phenomena कि aged हो रहे हैं, कलर में चेंज आ रहा है या पल्प में चेंज आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड senescence, वो साइन है। लेकिन उनका शेड होना, गिरना, झड़ना इज बेसिकली नोन एज द एब्सीशन। तो abscission is a term which is used for the shedding of the leaves, flowers and fruits, and it is promoted by the hormone which is called ABA, abscisic acid. senescence नहीं बोलते क्योंकि senescence में signs होते हैं, फिनोमिना को senescence नहीं बोला जाता। फोटोप्रियोडिज्म सी ऑप्शन में आप नहीं ले सकते। फोटोप्रियोडिज्म का मतलब होता है कि लाइट फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है, डिपेंड करता है कितनी लेंथ है, वो डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर। फिनोमिना इज कॉल्ड फोटोप्रियोडिज्म, इट इज नॉट रिलेटेड विद द शेडिंग। वर्नलाइजेशन इज रिलेटेड विद द फ्लावरिंग फिनोमिना, इट इज नॉट रिलेटेड विद द शेडिंग। सो शेडिंग के लिए जो टर्म यहाँ पर पर्टिकुलर यूज होगा दैट टर्म इज कॉल्ड एब्सीशन। तो 45th में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, विच इंक्लूड द एब्सीशन result into the shedding of the leaves, flowers and fruits, and again due to the presence of abscisic acid. So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of the lecture. Thank you and bye bye.